जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको ईसीएचएस रेफरल के 9 रूल्स के बारे में बताऊंगा। अक्सर ऐसा होता है कि जिस ट्रीटमेंट या टेस्ट की हमें ज़रूरत होती है उसकी सुविधा ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में अवेलेबल नहीं होती। ऐसे में ईसीएचएस के डॉक्टर हमें सिविल हॉस्पिटल में रेफर करते हैं। इन सिविल हॉस्पिटल्स को कहते हैं इम्पैनल्ड हॉस्पिटल। इसका अर्थ है कि ये हॉस्पिटल ईसीएचएस के पैनल पर हैं, यानी इनका ईसीएचएस के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। रेफरल के नियम जानने से पहले आपको 2 रेफरल फॉर्म दिखाता हूं और बताता हूं कि उन फॉर्म्स में क्या महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं जिन पर आपने ध्यान देना है। लेकिन अपने इलाज से पहले मेरे चैनल का इलाज कीजिए। चैनल बीमार है, सब्सक्राइबर कम आ रहे हैं और इलाज फ्री है। बस आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है। तो अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। तो ये आ गया पहला रेफरल फॉर्म आपकी स्क्रीन पर। ये बहुत छोटा दिख रहा है तो इसे 2 भागों में दिखाऊंगा और ये है फॉर्म का ऊपर का हिस्सा। तो इस पार्ट में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने रेड कलर के रेक्टेंगल में दिखाई हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात है डेट ऑफ इशू 7 नवंबर 2024, जिस दिन को आपको ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक ने ये रेफरल दिया है। उसके ऊपर है वैलिडिटी अप टू 5 फरवरी 2025, यानी डेट ऑफ इशू से 90 दिन यानी 3 महीने। और सबसे नीचे है नंबर ऑफ सेशंस अलाउड 6, यानी इन 90 दिन के अंदर आप सिविल हॉस्पिटल में 6 कंसल्टेशन ले सकते हैं इसी रेफरल के आधार पर। अब फॉर्म के नीचे के हिस्से को देखते हैं। इसमें सबसे ऊपर है क्लिनिकल नोट्स, मतलब पेशेंट को बीमारी क्या है या प्रॉब्लम क्या है। उसके नीचे चलते हैं, वो है एडमिशन नो, मतलब इस रेफरल में जो सिविल हॉस्पिटल है वो पेशेंट को एडमिट नहीं कर रहा है। तो क्या कर रहा है उसके लिए नीचे चलते हैं। इन्वेस्टिगेशन, मतलब ये टेस्ट करवाने हैं, तो ये रेफरल केवल टेस्ट के लिए मान्य है। उसके नीचे चलते हैं कंसल्टेशन फॉर नो, इसका मतलब है कि ये सिर्फ टेस्ट के लिए है, इन्वेस्टिगेशन के लिए है। इस रेफरल के आधार पर वो पेशेंट सिविल हॉस्पिटल में किसी स्पेशलिस्ट या डॉक्टर को दिखा नहीं सकता, यानी उससे कंसल्टेशन नहीं ले सकता। नीचे चलते हैं, वो आ गया रेफर टू। यहां लिखा हुआ है रेफर टू एनी ईसीएचएस इम्पैनल्ड मेडिकल फैसिलिटी लोकेटेड विद इन द एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरसी दिल्ली 2, रीजनल सेंटर दिल्ली 2। और उसके नीचे लिखा हुआ है अटेंडेंट रीइंबर्समेंट और ट्रैवल रीइंबर्समेंट नो। अटेंडेंट और ट्रैवल रीइंबर्समेंट तब दिए जाते हैं अगर पेशेंट को ऐसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जो उस सिटी में अवेलेबल नहीं है, तो उसको बाहर ट्रैवल करना है, तो उसमें यहाँ पर यस लिखा जाएगा, जिसके आधार पर वो पेशेंट ट्रैवल और अटेंडेंट के खर्च को भी रीइंबर्स कर पाएगा। तो ये था पहला रेफरल फॉर्म। अब एक रेफरल फॉर्म का दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें जो ऊपर का हिस्सा है वो सेम है। डेट ऑफ इशू 21 दिसंबर 2024, वैलिडिटी अप टू 21 मार्च 2025, यानी 90 दिन। नंबर ऑफ सेशंस अलाउड 6। अब नीचे चलते हैं, क्लिनिकल नोट्स। इसमें यह बताया है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। एडमिशन नो, ये पिछले फॉर्म की तरह ही है। अभी और नीचे चलते हैं, इसके अंदर लिखा है इन्वेस्टिगेशन रेलिवेंट। तो इन्वेस्टिगेशन का नाम नहीं लिखा है, पर इसका अर्थ है, रेलिवेंट का अर्थ है कि सिविल हॉस्पिटल को जो भी इन्वेस्टिगेशन जरूरी लगती है वो इस रेफरल के ऊपर करवा सकते हैं। उसके नीचे चलते हैं, वो है कंसल्टेशन फॉर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और सर्जन। तो ये है उस स्पेशलिस्ट का नाम जिसके पास पेशेंट कंसल्टेशन के लिए जा सकता है। अब नीचे चलते हैं, ये सेम है जो पिछले रेफरल फॉर्म में भी था, जिसमें कि कहा गया था कि अटेंडेंट रीइंबर्समेंट और ट्रैवल रीइंबर्समेंट इस रेफरल में शामिल नहीं है। तो ये थे रेफरल फॉर्म के उदाहरण। ग्रेट। तो ये है रेफरल के 9 नियम। रूल नंबर 1, ईसीएचएस का रेफरल 3 महीने तक मान्य होता है, यानी आप रेफरल की डेट के बाद 3 महीने के अंदर कभी भी हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको रेफरल फॉर्म में दिखाया है। नंबर 2, दूसरा रूल इस बारे में है कि आप उस रेफरल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हवलदार राव को माइग्रेन यानी बहुत ज्यादा सर दर्द की प्रॉब्लम है, तो राव को ईसीएचएस डॉक्टर ने न्यूरोलॉजिस्ट यानी ब्रेन के डॉक्टर को रेफर किया। अब राव न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है
न्यूरोलॉजिस्ट दवाई देता है और 14 दिन बाद फिर बुलाता है, तो राव अगले 3 महीने में 6 बार हॉस्पिटल में दिखा सकता है बिना दोबारा रेफरल लिए, जैसा कि मैंने अभी रेफरल फॉर्म में आपको दिखाया था जहां पर 6 लिखा हुआ था। नंबर 3, ये जरूरी नहीं है कि हवलदार राव सिर्फ न्यूरोलॉजिस्ट को ही कंसल्ट करे। ऐसा हो सकता है कि न्यूरोलॉजिस्ट राव को कहे कि उसे आई और ईएनटी स्पेशलिस्ट को भी दिखाना पड़ेगा। ये डॉक्टर चेक करेंगे कि राव के सर दर्द का कारण कुछ और तो नहीं है। इस केस में भी राव को नया रेफरल लेने की जरूरत नहीं है, वो उसी रेफरल पर 3 अलग-अलग स्पेशलिस्ट के पास जा सकता है। शर्त यह है कि ये सभी कंसल्टेशन 3 महीने के अंदर होनी चाहिए, टोटल कंसल्टेशन 6 या उससे कम होनी चाहिए और सभी कंसल्टेशन सेम हॉस्पिटल में होनी चाहिए। रूल नंबर 4, अब यह भी हो सकता है कि न्यूरोलॉजिस्ट राव से कहे कि उसे कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे, तो इन टेस्ट के लिए राव को ईसीएचएस से दोबारा रेफरल लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1, ये सभी टेस्ट भी 3 महीने के अंदर होने चाहिए। नंबर 2, इन टेस्ट की कीमत 3,000 रुपए से कम होनी चाहिए। अगर किसी टेस्ट की कीमत 3,000 रुपए 3,000 रुपीज से ज्यादा है तो राव को दोबारा रेफरल लेना पड़ेगा। नंबर 3, अगर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कोई स्पेशलाइज्ड टेस्ट लिखा है, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन वगैरह, तो भी राव को दोबारा रेफरल लेना पड़ेगा। ये 2 रिस्ट्रिक्शन 70 साल या उससे ज्यादा एज के एक्स सर्विसमैन पर लागू नहीं है, अबव 70 ईयर्स। यानी वो स्पेशल टेस्ट भी बिना रेफरल के करा सकते हैं, और वो टेस्ट भी जिनकी कीमत 3,000 रुपीज से ज्यादा है। और नंबर 4, ऐसा हो सकता है कि टेस्ट के बाद सिविल हॉस्पिटल का डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन के लिए राव को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, तो हॉस्पिटल एडमिशन के लिए पहला रेफरल मान्य नहीं होगा। हॉस्पिटल एडमिशन और ऑपरेशन के लिए राव को ईसीएचएस से दोबारा रेफरल लेना पड़ेगा। तो ये था चौथा रूल। अब आते हैं रूल नंबर 5 पर। यह रूल है हॉस्पिटल में एडमिशन के बारे में। तो दोस्तों, एडमिशन के लिए ईसीएचएस का रेफरल लेना जरूरी है। सिर्फ एक ही रियायत है और वो है इमरजेंसी एडमिशन। इमरजेंसी में हॉस्पिटल बिना रेफरल के भी पेशेंट को एडमिट कर लेगा। अगर इमरजेंसी नहीं है तो रेफरल लेना जरूरी होगा। रूल नंबर 6, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट की बीमारी, जिनके लिए ईसीएचएस के डॉक्टर साहब ऐसा रेफरल दे सकते हैं जो 90 दिन की जगह 180 दिन यानी 6 महीने के लिए मान्य है। इन 180 दिन में पेशेंट मैक्सिमम कितनी बार हॉस्पिटल जा सकता है उसे डॉक्टर साहब रेफरल फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यहां पर 6 लिखा था, उस फॉर्म में डॉक्टर साहब लिखेंगे कि 6 महीने में पेशेंट कितनी बार सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखा सकता है। और ये उन बीमारियों के केस में होता है जो बीमारियां लंबे समय तक चलती हैं। रूल नंबर 7, ये नियम अनलिस्टेड इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीजर के बारे में है। तो ऐसा हो सकता है कि जिस टेस्ट या ऑपरेशन की राव को जरूरत है वो हॉस्पिटल और ईसीएचएस के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें शामिल नहीं है। तो ऐसे केस में नियम इस प्रकार होंगे। पहली बात, अगर ये इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीजर किसी आर्मी हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल ने एडवाइस किए हैं तो इसके लिए हॉस्पिटल ईसीएचएस रेफरल नहीं मांगेगा। हॉस्पिटल वो इन्वेस्टिगेशन या इलाज करेगा और बाद में ईसीएचएस से क्लेम कर लेगा। तो ये था अगर इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीजर आर्मी हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल ने एडवाइस किया है। दूसरा केस हो सकता है जब ये इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीजर खुद उसी सिविल हॉस्पिटल ने एडवाइस किया है। इस केस में अगर इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीजर की कीमत 5,000 रुपए से कम है तो हॉस्पिटल बिना किसी रेफरल के उसे कर देगा। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीजर की कीमत 5,000 रुपए से ज्यादा है और इमरजेंसी नहीं है तो राव को ईसीएचएस से रेफरल लेना पड़ेगा। तो ये थे नियम सिविल हॉस्पिटल में अनलिस्टेड इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीजर्स के बारे में।
रूल नंबर 8, ये नियम है गवर्नमेंट हॉस्पिटल या सरकारी अस्पताल की परिभाषा के बारे में। तो जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की परिभाषा में शामिल हैं, उन्हें आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस। आज की डेट में इंडिया में टोटल 25 एम्स हैं, 25। नंबर 2, सभी हॉस्पिटल जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं। नंबर 3, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल्स। और नंबर 4, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूशंस। अब ये जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम इन हॉस्पिटल्स में कोई भी ट्रीटमेंट या इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो उसके लिए ईसीएचएस के रेफरल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकारी अस्पताल में हम कोई भी इलाज बिना ईसीएचएस रेफरल के करवा सकते हैं। बस ईसीएचएस कार्ड दिखाना है और फ्री में ट्रीटमेंट की सुविधा मिल जाएगी। और अंत में रूल नंबर 9, ये रूल उन ईसीएचएस बेनिफिशरीज के लिए है जिनकी एज 70 साल या उससे ज्यादा है, अबव 70 ईयर्स। उसके लिए उदाहरण लेते हैं रिटायर्ड सूबेदार रेड्डी का। रेड्डी साहब की एज 70 साल से ज्यादा है, तो रेड्डी साहब को रेफरल में कुछ स्पेशल सुविधाएं दी गई हैं जो इस प्रकार है। पहली सुविधा, रेड्डी साहब बिना रेफरल के इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में ओपीडी में जा सकते हैं। ओपीडी का अर्थ है कि उन्हें सिर्फ डॉक्टर को दिखाना है, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना है। दूसरी सुविधा, ऐसा हो सकता है कि ओपीडी के दौरान सिविल डॉक्टर रेड्डी साहब को कोई टेस्ट या ऑपरेशन करवाने के लिए कहे, तो इस टेस्ट या ऑपरेशन के लिए भी रेड्डी साहब को ईसीएचएस से रेफरल की जरूरत नहीं है। जहां तक ऑपरेशन का सवाल है, उसकी एक शर्त है कि वो ऑपरेशन या प्रोसीजर ईसीएचएस और हॉस्पिटल के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होना चाहिए, यानी लिस्टेड होना चाहिए। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं है और ट्रीटमेंट की कोई इमरजेंसी नहीं है, तो रेड्डी साहब को ईसीएचएस से रेफरल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर इमरजेंसी की स्थिति है तो वो बिना रेफरल के भी वो ऑपरेशन करवा सकते हैं, हालांकि वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं है तो भी। तो ये थे ईसीएचएस रेफरल के 9 नियम। अंत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर हॉस्पिटल का डॉक्टर कोई दवाई लिखता है तो आपको दवाई ईसीएचएस से ही लेनी पड़ेगी। कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त को ईसीएचएस ने सिविल हॉस्पिटल में रेफर किया। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने 3 महीने की दवाई लिखी और उन्होंने फौरन हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी से वो दवाई खरीद ली। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ईसीएचएस से दवाइयों का पैसा क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा? आपको वो दवाई की पर्ची लेकर ईसीएचएस में जाना होगा। वहां ईसीएचएस के डॉक्टर साहब उसको फिर अपनी पर्ची में लिखेंगे, जिसके आधार पर आपको ईसीएचएस डिस्पेंसरी से वो दवाई मिल जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। ग्रेट, तो ये थे ईसीएचएस रेफरल के 9 रूल।